Good morning, 11th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on chapter number 4 of history, the Central Islamic lands. We had an introduction of the chapter where we saw what are the locations where we'll find this whole, you can say, जो not only religion but also politically कैसे expand हुए थे. इसके बाद हमने कुछ sources के बारे में पढ़ा था जो हमें इस time period के बारे में बताते हैं. And then उसके बाद हमने ब्रीफ आइडिया ले लिया था अबाउट द टाइमलाइन, जिसमें हमने देखा था कौन कौन इंपॉर्टेंट रूलर्स है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे. देन वी स्टार्टेड विद राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, फेथ, कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स. ठीक है, तो जिसमें हमने पढ़ लिया था प्रॉफिट मोहम्मद कैसे इंपॉर्टेंट हुए, कैसे उनको ये मैसेज मिला कि ही वाज द मैसेंजर ऑफ गॉड, कैसे उन्होंने आइडियाज जो है इस्लाम के स्प्रेड किए. देन हाउ डिड एंड व्हाई डिड ही मूव फ्रॉम Mecca to Medina, and then how did everything was somewhere being in place for Prophet Muhammad, jahan he became really important and Islam grew as a religion. We also studied about the Islamic calendar, and so we had a brief idea about Muhammad and his impact in Arabia. Today we will start with what happened after the death of Prophet Muhammad. ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं हम. एंड वी विल स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंट कैलिफ्स एंड व्हाट वर द चेंजेस दैट केम अंडर देयर टाइम. So class, let us start with this whole concept of caliphate. कैसे start हुआ, कैसे what were the various changes that we will come across this whole time period. Now we'll notice कि after death of Prophet Muhammad in 632, now the problem that came in front of the people was that now who will be the next prophet of Islam? This was the question that people were actually pondering on. और क्या करें? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉलिटिकल अथॉरिटी है, इट वाज ट्रांसफर्ड टू उमा. उमा हमने बोला था द कम्युनिटी व्हिच फॉलोज दिस इस्लाम with no established principle of succession, because succession का कोई principle अभी तक established नहीं था. What do we mean by this? If we talk about monarchy, हमें पता है कि राजा का जो next है जनरली उसका बड़ा बेटा जो वो next emperor बनता है या next monarch बनता है. तो एक established way है, बट यहाँ पे कुछ established ही नहीं हुआ था कि प्रॉफिट के बाद क्या होगा, कौन नेक्स्ट प्रॉफिट बनेगा. तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उमा के ऊपर आ गई, कम्युनिटी कैसे क्या डिसाइड करती है. इसके कारण बहुत सारी इनोवेशंस के अपॉर्चुनिटीज आई और डीप डिविजन्स हो गए, बिकॉज एवरी सेक्शन वांटेड टू बिकम द नेक्स्ट कंट्रोलर ऑफ पावर और हैविंग यू कैन से अथॉरिटी ओवर हाउ टू डील विद द रिलीजियस मैटर्स एंड द पॉलिटिकल मैटर्स. तो इसमें सबसे बड़ा जो इनोवेशन था वो था क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट. कैलिफेट से क्या मतलब है हमें, दिस इज एक्चुअली कि लीडर ऑफ द होल कम्युनिटी कौन होगा. ओके, जिसको नाम दिया गया अमीर उल मोमिनीन. ठीक है, एंड ही विल बिकम द नेक्स्ट डेप्यूटी. डेप्यूटी क्या हो जाएगा, खलीफा. सो द टर्म खलीफा विच आई थिंक इफ यू ऑल ट्राई टू रिकॉल, हमने 10th क्लास में पढ़ा था इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब खिलाफत मूवमेंट को ऐड किया था, तो वो जो खलीफा वाला टर्म है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है with the innovation of the institution of caliphate, जिसमें डिप्यूटी जो है खलीफा है वो डिप्यूटी होगा ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के बिहाफ पे वो क्या कर रहा है, डिसीजंस ले रहा है. फर्स्ट फोर कैलिफ जो हैं they justified their power on the basis of close association with profit. That clearly means कि जो अपने फर्स्ट फोर कैलिफ्स हैं वो कैसे जस्टिफाई करेंगे that we will be the खलीफा ऑफ प्रॉफिट. सॉरी, द फर्स्ट फोर कैलिफ्स कैसे बोलेंगे कि हमें बनाओ नेक्स्ट कैलिफ, यानी कि डिप्यूटी ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट कौन है, प्रॉफिट मोहम्मद. ओके, सो हियर व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, हियर वी अंडरस्टैंड दैट कैसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी. क्लोज प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब है, आप प्रॉफिट मोहम्मद से कैसे रिलेटेड हो. बिकॉज जो फर्स्ट फोर कैलिफ्स है हम देखेंगे ईदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट मोहम्मद. व्हाट आई मीन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनसे रिलेटेड है, कोई उनके अंकल थे,
somewhere we'll see that somebody will be the son-in-law of Prophet Muhammad. So ऐसे करके there are various relationship these four caliphs share with Prophet Muhammad. तो वो अपने कि भाई हमें क्यों प्रॉफिट बनाओ उसको जस्टिफाई कर रहे थे. ओके. And then continued his work under the general guidelines he had provided. और वो जो भी कैलिफ बने वो अपना जो भी काम है जो उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी कि इफ यू आर कैलिफ यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, ऐसे उन्होंने किया था. कैलिफेट के दो ऑब्जेक्टिव थे. व्हाट वर द टू ऑब्जेक्टिव इफ यू बिकम अ कैलिफ? एक तो टू रिटेन द कंट्रोल ओवर ट्राइब्स ऑफ उमा, सेकंड इज टू रेज रिसोर्सेज फ्रॉम द स्टेट. Now what do we understand here? हमें पता है कि at this situation when Prophet is no longer there, every tribe or every group of the Ummah is wanting to become more powerful. So आपको कंट्रोल करना है अगर आप कैलिफ बन गए हो कि डिसइंटीग्रेट ना हो, कंट्रोल में रहे. और सेकंड क्या, आपको रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं फ्रॉम दी स्टेट, बिकॉज डायरेक्ट एंड नॉट इन टर्म्स ओनली ऑफ टैक्सेस और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, but आपको resources collect करने हैं because you have to expand your empire. You said you will work for the poor people by collecting the ants, tax, etc. तो आपको you have to basically raise resources for the state के लिए. Okay, obviously जो लोग रह रहे हैं उनसे भी आप collect करोगे, but for the state also you have to expand and collect resources. अब हुआ क्या, we will see that after the death of Muhammad, as I said, this whole policy and the whole system of caliphate will start. So let us talk about the four caliphs. मोहम्मद के डेथ के बाद बहुत सारे ट्राइब्स जो है वो इस्लामिक स्टेट से डिसइंटीग्रेट होने लग गए, ब्रेक डाउन होने लग गए. सो सम इवन रेज ओन प्रॉफिट्स, कुछ तो अपने अपने ट्राइब के अपने प्रॉफिट्स डिक्लेयर करने लग गए कि ये नए प्रॉफिट है और इसी के बेसिस पे हम उमा, जैसे उमा में कम्युनिटी थी वैसे हम लोग भी डेवलप कर लेते हैं. तो इसीलिए जो फर्स्ट कैलिफ थे वाज नेम्ड एज अबू बकर, ही सप्रेस्ड द रिवोल्ट बाय सीरीज ऑफ कैंपेन. सो अबू बकर जो है इन्होंने क्या किया, जैसे हमने बोला फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कोशिश करना है कि जो ट्राइब्स है उनको कंट्रोल में रखें. दैट इज वाई इन्होंने जितने भी रिवोल्ट हो रहे थे उनको सीरीज ऑफ कैंपेन से अपने अंडर कंट्रोल कर लिया. फिर सेकंड कैलिफ आए. सेकंड कैलिफ ने क्या किया, ही शेप्ड the Uma's policy on expansion of power. अब जब मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जो आप छोटे छोटे रिवोल्ट हो रहे थे उनको कंट्रोल करके कंसोलिडेट कर लिया, अब नेक्स्ट कैलिफ को क्या करना है, एक्सपैंड करना पावर. ठीक है, जब हमारी इंटरनल चीजें सॉल्व हो गई तो हम अब बाहर की तरफ एक्सपैंड करेंगे. तो इन्होंने शेप की पॉलिसी की कैसे हम पावर बढ़ाएंगे. ये कैलिफ जो है he knew that Umma could not be maintained out of modest income derived from trade and taxes. तो इनको ये समझ आ गया था कि हमें पूरी अपनी कम्युनिटी को अगर मेंटेन करना है तो सिर्फ टैक्सेस वगैरह से हम या ट्रेड से हम अच्छी इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे. इसके लिए जरूरी है कि हम और रेड करें, यानी आसपास के एरिया पे वापस से रेड करें, उन पे अटैक जैसे करें और वहां से क्या कलेक्ट करें, बूटी कलेक्ट करें. बूटी मतलब वहां से रिसोर्सेस कलेक्ट करें और एक्सपेडिशन रेड करें वहां पे. इसीलिए जो कैलिफ और उनके मिलिट्री कमांडर्स हैं उन्होंने ट्राइबल स्ट्रेंथ को अपने और स्ट्रॉन्ग किया टू कॉन्कर लैंड्स बिलोंगिंग टू द बाइजेंटाइन एम्पायर इन द वेस्ट एंड द ससेनियन एम्पायर इन द ईस्ट. यानी कि अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा एक्सपैंड करें. हमने पढ़ा था बाइजेंटाइन एम्पायर का पिछले वाले चैप्टर में, इफ यू रिमेम्बर नेम आया था. तो बाइजेंटाइन एम्पायर पे भी कंट्रोल करेंगे हम, ससेनियन एम्पायर पे भी कंट्रोल करेंगे, बिकॉज वी नीड मोर रिसोर्स, वी नीड टू बी मोर पावरफुल. अब एट द हाइट ऑफ देयर पावर द बाइजेंटाइन एंड ससेनियन एम्पायर they ruled over vast territories and commanded huge resources to pursue their political and commercial interest in Arabia. तो क्योंकि हमें पता है कि बाइजेंटाइन और ससेनियन एम्पायर बहुत बड़े एरिया के ऊपर रूल कर रहे थे, बहुत ज्यादा पावरफुल भी थे, पॉलिटिकली एक्सपैंडेड भी थे. बाइजेंटाइन एम्पायर ने प्रमोट किया था क्रिश्चियनिटी. कौन सी रिलीजन? क्रिश्चियनिटी. ससेनियन एम्पायर जो है वहां पे वो लोग किस रिलीजन को प्रमोट कर रहे थे? ज़ोरास्ट्रियनिज्म. ठीक है, ज़ोरास्ट्रियनिज्म इज आल्सो अ रिलीजन, इफ यू ऑल नो. हु आर द पीपल हु फॉलो
Zoroastrianism. This is a homework for you all to find out. I'll tell you tomorrow. Okay. Then उसके बाद हम देखेंगे Zoroastrian was basically ancient religion of Iran. On the eve of the Arab invasion, the two empires had declined in strength due to religious conflicts and revolts by the aristocracy. तो जब ये लोग कैलिफ कोशिश कर रहे थे इन एम्पायर्स को कंट्रोल करने की, उस टाइम पे हम बोल सकते हैं ये जो एम्पायर्स है ये डिक्लाइन हो रहे थे. दो रीजन से हो रहे थे. एक तो इनका आपस में रिलीजन से रिलेटेड लड़ाई हो रही थी, और दूसरी इनकी जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो अपर क्लास थी, वो आपस में लड़ रही थी, बिकॉज ईच ऑफ देम वांटेड टू बिकम पावरफुल. तो जब आपस में इनके एरिया में क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसका एडवांटेज किसको मिल गया? जो कैलिफ थे, क्योंकि ये चाह ही रहे थे एक्सपैंड करना. तो जब वो आपस में इतने अंदर ही उनकी प्रॉब्लम चल रही है, तो ऑब्वियसली वो बाहर वाले से इतना अच्छे से लड़ नहीं सक रहे थे. तो इसीलिए दे कुड इजीली हैव दिस एडवांटेज ऑफ ट्राइंग टू हैव रेड्स ओवर देम एंड ट्राई टू कंट्रोल ओवर देम. इसीलिए इजियर हो गया था फॉर द अरब्स टू एनेक्स द टेरिटरीज थ्रू वॉर्स. या तो वॉर्स करके कर रहे थे और फिर ट्रीटीज कर रहे थे कि अपना एरिया अब हमें दो और हमें हमारी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करो. देन 3 सक्सेसफुल कैंपेन्स हुए थे 637 से अराउंड 642 के बीच में. 3 सक्सेसफुल कैंपेन्स, जिसके कारण जो अरब्स है उनके अंडर आ गया था सीरिया, इराक, ईरान एंड इजिप्ट. 4 इंपॉर्टेंट जगह आ गई मदीना के अंदर. कौन कौन सी आ गई थी? सीरिया, इराक, ईरान और इजिप्ट. अब मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी अच्छी थी इनकी. रिलीजियस समवेयर एक इंटेंस फीलिंग थी और ऑपोजिशन वीक हो रहा था, जिसके कारण क्या हो रहे थे? अरब सक्सेसफुल हो रहे थे. मिलिट्री वाइज भी इंपॉर्टेंट थे. एक रिलीजियस इनमें वो आ गई थी, हमें अपना रिलीजियस स्प्रेड करना है. और ऑपोजिशन जो ऑपोजिशन थे वो वीक थे, कमजोर थे. So that is why here we see that Arabs could easily succeed over these areas. अब उसके बाद ये तो अपने सेकंड कैलिफ तक हुआ था. सेकंड कैलिफ कौन थे? उमर. थर्ड पे आ जाते हैं उस्मान. उस्मान ने क्या किया? जो उस्मान थे इन्होंने और कैंपेन्स किए और सेंट्रल एशिया वाले एरिया को भी अपने अंडर कर लिया. विद इन अ डेकेड ऑफ मोहम्मद, यानी आप देख सकते हो मोहम्मद की डेथ के अराउंड 1 डेकेड बाद ही हम नोटिस करेंगे कि ये लोग बहुत एक्सपैंड हो गए थे एरिया वाइज. अगर हम बात करें तो अरब इस्लामिक लैंड जो है इट कंट्रोल्ड वास्ट टेरिटरीज बिटवीन रिवर नाइल टू रिवर एक्सेस. अगेन ये भी एक रिवर है. टुवर्ड्स भी हम देखेंगे पोर्शन जहाँ पे इन्होंने पूरा नाइल रिवर से लेके ऑक्सस रिवर तक कंट्रोल कर लिया था अपने अंदर. ये जो एरिया है दिस रिमेन्स अंडर द मुस्लिम रूल टिल दिस डे. आपको पता होगा ये जो एरिया है अरब वाला, दिस इज बेसिकली मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया. तो अभी तक भी यहीं पे ये लोग ही रहते हैं. ठीक है, यानी कि नाइल रिवर से लेके समवेयर टुवर्ड्स जो हम ईरान, इराक सारी बात करते हैं, ऑक्सस रिवर के आसपास तक. Now, in all the conquered provinces, the caliphs now imposed new administrative structures. Now, understand here. Just imagine if you are a king, you are ruling over an big empire. क्या आप एक ही जगह से वैसे ही रूल करते रहोगे? नहीं. जब आप नए एरिया पे आओगे तो वहाँ नया एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करोगे आप. तो उन्होंने नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर किया जिसमें गवर्नर्स अपॉइंट किए. गवर्नर्स को क्या बोला? आमिर्स. You must have heard about these names. आमिर का मतलब क्या होता है? हाँ, गवर्नर. क्योंकि if you are ruling from Medina, आपको अफ्रीका के कुछ एरिया तक रूल करना है, वहां तक कैसे कंट्रोल होगा? आपने गवर्नर बना दिया. ठीक है, योर लॉयल वन. ओके. देन उसके बाद ट्राइबल चीफ्टन, हर ट्राइब का एक चीफ जैसे बना दिया जिसका नाम होता था अशरफ. अगेन दिस नेम ऑल्सो रिलेटिंग टू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव. सेंट्रल ट्रेजरी जो है जिसको नाम है बैतुल माल. This obtained its revenue from taxes paid by Muslims as well as its share from raid. यानी इनकी जो ट्रेजरी थी उसमें बैतुल माल में इनके पास पैसे रेवेन्यू कहाँ से आते थे? सेंट्रल ट्रेजरी में टैक्सेस जो कि मुस्लिम देते थे. इसके अलावा जब वो अटैक करते थे तो वहां से जो बूटी जो रिसोर्सेज कलेक्ट करते थे वो अपने मतलब सेव करके कहाँ रखते थे? सेंट्रल ट्रेजरी में. उसके बाद जो कैलिफ के सोल्जर्स थे वो जनरली बेदुइन्स होते थे
जो ये ट्राइबल या नोमैडिक पीपल होते थे, वो सेटल्ड इन द कैंप सिटीज एट द एज ऑफ द डेजर्ट। कैंप सिटीज में सेटल हो जाते थे ये एज ऑफ द डेजर्ट एरियाज में, जैसे कि कूफा, बसरा, टू रिमेन विद इन रीच ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट एज वेल एज कैलिफ्स कमांड। यहाँ पे वो क्यों रहते थे, उनका नेचुरल हैबिटेट यही वाला होता था। साथ में ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ पे कैलिफ उनको कभी भी बुला सके किसी भी चीज के लिए, तो हमेशा रेडी रहे। जैसे मैसेज आए रेडी हैं हम लोग, क्योंकि ये कौन थे, हमने पढ़ा ये सोल्जर्स थे, तो सोल्जर्स की जरूरत पड़ती रहती थी इसीलिए, एंड इम्पोर्टेंट भी थे ये। द रूलिंग क्लास एंड सोल्जर्स जो है, अब वो काम क्यों करेंगे, उनको बदले में क्या मिलता था, एक तो बूटी में से शेयर मिलता था और मंथली पेमेंट, जिसको अटा बोलते थे, यानी बूटी में से शेयर और मंथली पेमेंट, हर मंथ एक पेमेंट मिलता था जिसको क्या बोल देंगे, एटा बोल। नाउ जो नॉन मुस्लिम मतलब सैलरी टाइप मिलती थी, नॉन मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उनको राइट दिया जाता था कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी रहेगी और आप अपने रिलीजन प्रैक्टिसेस कर सकते हो अगर आप 2 टैक्सेस दो। कौन से, खरज और जिजिया, ठीक है। ज्यूज और क्रिश्चियंस हमने पढ़ा, उन एरिया पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, तो ज्यूज और क्रिश्चियंस को बोला जाता था कि आप है ना धिमीज हो, जिमीज भी बोला जाता था टैक्सेस वगैरह को, धिमीज वाला टर्म दिया जाता था कि आप अगर हमारे अंडर रहोगे, हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जिसके बदले में आपको कुछ टैक्सेस देने पड़ेंगे, जैसे खरज, जिजिया वगैरह, because we will be providing you protection and you can practice your own religion and you can have right over your property। और इनको ऑटोनॉमी दी जाती थी कि आप अपने जो भी रिलीजन से रिलेटेड और कम्युनिटी से रिलेटेड अगर चीजें कुछ करनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे याद रखना, dhimis term non Muslims living in Islamic state with legal protection and they used to give 2 taxes, what, jizya and kharaj, ठीक है, for protection and for right to property and also to live their life and follow their religion and live in their community। and अब ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ जिस हिसाब से इन्होंने नया एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया है। जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन और यूनिफिकेशन जो है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली आ गया। मैं बोल रही हूँ पॉलिटिकली एक्सपैंड करे, आई एम जस्ट स्पीकिंग कि एक्सपैंड कर लिया, इस एरिया के ऊपर कर लिया, उस एरिया के ऊपर कर लिया, पर इतना इजी नहीं था। और अरब ट्राइब्स के ऊपर भी कंट्रोल करना, क्यों, बिकॉज जब आप टेरिटोरियल एक्सपैंड होते हो तो जो उमा है आपकी कम्युनिटी, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत चांसेस है। और कॉन्फ्लिक्ट किसके लिए होंगे, रिसोर्सेज और ऑफिसेस के लिए। बिकॉज इफ आई एम द पावरफुल वन, तो क्या होगा कि आई विल ऑलवेज वांट, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वहां के लोग भी तो बोलेंगे कि है ना आप क्या करो, मतलब हमारे भी ऑफिसर्स रखो हमारी जगह पे, या जो रिसोर्सेज है उस पे भी आप क्या कर लो, उसको शेयर कर लो, ठीक है, हमसे भी शेयर करो। तो इस पे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। जो रूलिंग क्लास थी ना अर्ली इस्लामिक स्टेट की, ऑलमोस्ट उसमें ज्यादातर कौन लोग थे, कुराशा ट्राइब के, मैक्का के। कुराशा ट्राइब सबको याद है, प्रॉफिट मोहम्मद का भी यही ट्राइब था, मैक्का का। तो ज्यादातर ये लोग क्या करते थे, अपने मेन जो ऑफिसेस से है और मेन इंपॉर्टेंट पोस्ट किसको देते थे, अपने ट्राइब वाले लोगों को देते थे। जो दूसरे ट्राइब वाले हैं वो ऑब्वियसली क्या होंगे, डिससैटिस्फाइड होंगे कि यू आर रूलिंग ओवर अस, आल्सो गिव अस आल्सो सम पावर। तो जो थर्ड कैलिफ थे ना उस्मान, उन्होंने क्या किया, ये पैक्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन ओनली विद हिज ओन मैन, ताकि ज्यादा कंट्रोल हो सके, ताकि मेरे ही लोग मेरे अंडर हो। उससे एक लॉयल्टी की भी चीज होती है और टोटल कंट्रोल मेरे मैन है, मेरे कंट्रोल के अंडर है, जिसके कारण जो स्टेट है उसमें और मैकन ही लोग होने लगे, सारे मैक्का के लोग, और जिसके कारण बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गई दूसरे ट्राइब्समैन के साथ। तो बहुत ज्यादा ऑपोजिशन हो गया था इराक से और इजिप्ट से एंड अलोंग विथ मदीना ग्रुप, जिसके कारण उस्मान का असैसिनेशन हो गया, यानी उसको मर्डर कर दिया, ठीक है। यानी कि जो कैलिफ है थर्ड कैलिफ उस्मान, उनका मर्डर कर दिया गया था। उनके डेथ के बाद कौन बना कैलिफ, अली।
ठीक है, रिमेंबर द फोर्थ कैलिफ इज अली। इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। जो मुस्लिम्स के अंदर हमने बोला था थोड़ी रिफ्ट क्रिएट हो गई थी, एक तो ट्राइब आपस में लड़ रहे थे, इसके अलावा अली के कैलिफ बनने के बाद और रिफ्ट और उनमें डिवीजन क्रिएट हो गई। 2 वॉर्स हुए थे जिसमें विच रिप्रेजेंटेड द मैकन एरिस्टोक्रेसी, मतलब मैकन एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट, क्योंकि मैका मेन हो गए थे सारे ऑफिसर्स वगैरह, तो उनके अगेंस्ट लड़ाई हो रही थी, तो 2 वॉर्स हुए थे। और अली के सपोर्टर्स और अली की एनिमीज जो हैं वो 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गए मुस्लिम्स में। किस किस में? शियाज में और सुन्नीज में। कौन? जो अली को सपोर्ट करते थे और वो जो अली के अगेंस्ट थे, मतलब वो कैलिफ नहीं बननी थी। अली ने क्या किया? अली ने अपना ही एस्टैब्लिश किया हिमसेल्फ एज द कूफा एंड ही देन डिफीटेड एन आर्मी लेड बाय द मोहम्मद वाइफ आयशा इन द बैटल ऑफ कैमल। यानी इन्होंने बोला कि मैं जो हूँ, मैं ऑब्वियसली ही said it was declared that he was the कैलिफ, और इन्होंने बोला मेरा ही कंट्रोल होगा। और पर एक ग्रुप जो उसके अगेंस्ट थे उन्होंने अली के अगेंस्ट बैटल किया, और उस बैटल को लीड कौन कर रही थी? प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ, क्या नाम था? आयशा। इन द बैटल ऑफ कैमल, बैटल का क्या नाम है? कैमल 657, सॉरी बैटल ऑफ कैमल, और ये हुआ कब था? वॉर 657 में। He was then however not able to suppress the faction, बट जो ये डिवीजन हुआ है ना, इसको अली जो है सॉल्व नहीं कर पाए थे। और बेसिकली ये जो डिवीजन था इसको हम बोलेंगे, एक और जो प्रॉब्लम आ गई थी वो थी एक और ग्रुप जो डेवलप हो गया था जिनका लीडर थे मुवैया। मुवैया कौन थे? मुवैया उस्मान जो थे, उस्मान कौन थे? 3rd कैलिफ थे। 3rd कैलिफ का ही कोई रिलेटिव थे मुवैया, और ये जो है ये बेसिकली इनको उस्मान ने गवर्नर ऑफ सीरिया बनाया था, तो ये टोटली अगेंस्ट थे अली के। तो अली का जो 2nd बैटल हुआ कौन से एरिया में? सिफिन में। सिफिन कहाँ है? मेसोपोटामिया में, नॉर्थ ऑफ मेसोपोटामिया। इसके कारण फाइनली जब सेटल नहीं हो रहा था तो इन लोगों ने एक ट्रीटी जैसी साइन की, एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट बिटवीन बोथ द एनिमीज, जिसमें इन्होंने बोला चलो हम लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जो अली के लॉयल हैं वो अली के लॉयल रहो, और जो मुवैया की साइड है वो मुवैया की साइड करो। तो 2 remained loyal to him, some remained loyal to him, while other left the camp and came to be known as Kharjis. अब देखो क्या हुआ, soon after Ali was assassinated by a Kharji. अगेन अली को भी मार दिया गया, क्योंकि जो उसके सपोर्टर थे वो उसके साथ रह गए थे, जो अगेंस्ट थे वो खर्जी बन गए थे। उनमें से एक खर्जी ने क्या किया? अली को असैसिनेट कर दिया इन अ मॉस्क ऑफ कूफा, मॉस्क एट कूफा। नाउ इसके बाद क्या हुआ? फाइंडिंग द उमायद डायनेस्टी विच लास्टेड टिल 650। यानी अब क्या हुआ? आफ्टर हिज डेथ, किसकी? अली की डेथ के बाद कुछ फॉलोअर्स चाहते थे कि उसके जो सन है हुसैन, और वही डिसेंडेंट बनने चाहिए, बट मुवैया जो है, मुवैया याद है ना, जो उस्मान के रिलेटिव किनशिप वाला था, ही सेड दैट ही इज द नेक्स्ट कैलिफ 661 में, और उन्होंने उमायद डायनेस्टी कर लिया। अब डायनेस्टी हो गई है, डायनेस्टी जिसमें एम्परर जैसे होते हैं, जो 7 लास्ट की टिल 750। आफ्टर सिविल वॉर इट अपीयर्ड एज इफ अरब डोमिनेशन वुड डिसइंटीग्रेट। ये जो इतनी सिविल वॉर हुई है ना, ये कैलिफ बनेगा, ये कैलिफ बनेगा, ऐसे लग रहा था अब धीरे धीरे ये डिक्लाइन हो जाएगा, बिकॉज सो मेनी सिविल वॉर्स आर बीइंग बेसिकली विटनेस्ड इन दिस एरिया। बट ऐसे लग रहा था, देयर वर आल्सो साइंस दैट ट्राइबल कॉन्करर वर अडॉप्टिंग सोफिस्टिकेटेड कल्चर्स ऑफ देयर सब्जेक्ट। बट उमायद जो है, जो कि एक बहुत प्रॉस्पेरस क्लैन था कुराशी ट्राइब का, इन्होंने 2nd राउंड ऑफ कंसोलिडेशन शुरू किया। हम उमायद का पढ़ेंगे कि उमायद जो है उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की, एस्टैब्लिशमेंट, अपना डायनेस्टी फॉर्म किया, और पूरी डायनेस्टी में क्या इनका रूल था, किस टाइप से ये लोग डेवलप हुए, एक्सपैंड हुए, that is what we will be doing in our next class. Okay, so today we have talked about the 4 caliphs.
Do remember, the first caliph was Abu Bakr, second was Umar, third was Uthman, and fourth was Ali. I have given you one homework class. One homework is that you will find out, हाँ, जोरास्ट्रियन वाले जो फॉलो करते हैं उनको क्या बोला जाता है. Second, I told you that all the four caliphs were related to prophet. So the homework is, आप ये find out करोगे कि each of the caliph कैसे related थे. And I will then tell you कि हाँ how they were related. दो homework है, सब लोग कल करके आओगे, then only we will proceed with our class. Okay? किसी को कोई भी doubt हो relating to whatever we have covered today, do come back with your doubts. Okay? And we'll solve and discuss. कैसे ईच कैलिफ का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कैसे इन्होंने किया. फर्स्ट वाले ने सिर्फ रिवोल्ट सप्रेस किया, सेकंड ने पॉलिसी बनाई एक्सपेंशन की, थर्ड ने बना एक्सपैंड भी किया, एडमिनिस्ट्रेटिव नए नए सिस्टम लेके आए, फोर्थ जो है वो कैसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थे, कैसे डिवीजन हो गई दो, और फाइनली कैसे जो डायनेस्टी है उमायद डायनेस्टी अंडर मुवैया आएगी और बाद में दूसरे कैलिफेट दूसरी डायनेस्टी भी आएगी अपनी एब्बासिड वगैरह. यहाँ पे आपको फर्स्ट कैलिफ, सेकंड कैलिफ, थर्ड कैलिफ, फोर्थ कैलिफ और उमायद का जैसे मैंने बता दिया कैसे आए. इतना यू मस्ट गो थ्रू दिस फ्रॉम योर बुक सो दैट इफ यू हैव एनी डाउट you can come out and things are more clear. Come back if you have any doubts and we'll solve and discuss it. Okay, now see you all, meet you all in the next.